नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान, जिनसे आज हम आपका परिचय करा रहे हैं। उनका नाम है ब्रह्म कुमारी स्नेहा राज जी, जो कि राज योगा टीचर हैं, मेंटर हैं, एक्सपर्ट हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और समझते हैं ब्रह्म कुमारी के बारे में भी, और उसके साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे मेडिटेशन किया जा सकता है और मन की शांति को ढूंढा जा सकता है। स्नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शांति जी, जैसे आपने बताया ना कि मेडिटेशन आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, बट मेडिटेशन क्या है, लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल, हम इस पे आएंगे, लेकिन हम थोड़ा समझना चाहते हैं ब्रह्म कुमारी संस्था के बारे में भी, कि इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या उद्देश्य रहा, क्या प्रेरणा रही इसके पीछे, और कैसे शुरू हुआ ये। ब्रह्मा कुमारी 1937 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मेन इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान है। अच्छा। ब्रह्मा कुमारी 147 प्लस कंट्रीज़ में इसके ब्रांचेज है, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को मेडिटेशन का नीड है। और ब्रह्मा कुमारी एक एनजीओ है जिसका पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अच्छा। इसको हम विश्वविद्यालय इसलिए इंडिकेट करते हैं कि पूरे विश्व में है ना, ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम स्वयं के बारे में, अपने इनर पावर के बारे में, खुद से कैसे कनेक्ट करें, उस सुप्रीम पावर से कैसे कनेक्ट करें, वो कैसे हमें चार्ज करे, इसके बारे में हम जानते हैं। अच्छा। और आज ब्रह्मा कुमारी हर स्तर के लोगों को ये ज्ञान सिखा रही है। आप ये ज्ञान को, उद्देश्य तो यही है हमारा कि आप अपने जीवन के कार्य को करते हुए सुखी रहे, खुश रहे, सशक्त रहे और एक सकारात्मक जीवन को जीने की कला सीखे। कहते हैं ना, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। अगर आप आज खुश नहीं हैं तो जीवन कैसे जी रहे हैं। आज लोग भाग उसी की तरफ रहे हैं, पर कहाँ प्राप्त हो इसका ज्ञान ही नहीं है। तो हमारा यही उद्देश्य है हमारे एनजीओ का कि हम इसके लिए कार्य करें और हर किसी को ये जागरूकता फैलाएं। स्नेहा जी, हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि चूँकि मैंने कहा कि आप यंग हैं और आप हैं भी, ये समझना चाहते हैं कि आपको कब ये मोटिवेशन मिला और आपको कब लगा कि संस्था से जुड़ना चाहिए, और जुड़कर वाकई आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि आप जो बता पाएंगी मुझे लगता है उससे हमारे दर्शक ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। आज के टाइम में यूथ को बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन का, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ना मेडिटेशन लाइक कि उनको जब वो 60 प्लस जाएंगे तब मेडिटेशन की ज़रूरत है, बट मेडिटेशन तो आपको चार्ज कर रहा है ना, तो आपको यूथ एज में है। तो मेरा अपना ये पर्सनल अनुभव ये है कि जब मैं बचपन में अपने माता पिता के साथ सेंटर्स पे विजिट करती थी, तो बहुत अच्छा लगता था, वहाँ का पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो ज्ञान, और लगता था एक डिवाइन कॉल आ रहा है, लग रहा है मैं इससे कनेक्ट हूँ। तो बालकाल से ही, बचपन से ही प्रतिदिन माता पिता जाते थे, तो मेरा भी जाना हुआ। और जैसे जैसे हम बड़े हुए, इस ज्ञान को समझे, इसको अपने जीवन में अपनाएं, तो अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर इसमें अपने जीवन को दिया। सोचा कि जब खुद का इतना अच्छा परिवर्तन हो रहा है तो ये ज्ञान, ये मार्ग हम दूसरों को ही बताएं। क्योंकि पढ़ाई के दौर में और बाहर भौतिक जगत में मैंने देखा कि हर कोई अपने कार्य को कर तो रहा है, पर कुछ मिसिंग है। और वो मिसिंग क्या है, उसको बताने के लिए, उस उद्देश्य को जानने के लिए कोई तो एक मुहिम उठाए। तो हमने भी इस एनजीओ से जुड़ा और परमात्मा के इस ज्ञान को खुद में भी लागू किया और खुद में एक बहुत पॉजिटिव चेंज फील किया कि अपना, कहते हैं ना, अंदर की जो एनर्जी, और हर टाइम, हर सिचुएशन में बहुत इजी रहना, काम रहना, हर चैलेंजेस को लगता है कि जैसे एक फियरलेस होके कराने वाला वो है ना। हम लोग तो एक ट्रस्टी है, कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी को हमने फील किया और लगा कि ये एनर्जी को हम दूसरों को भी बताएं, वो भी फील करें। स्नेहा जी, हम ये भी समझना चाहते हैं कि कई सारी संस्थाएं हैं जो मेडिटेशन को प्रमोट कर रही हैं, आध्यात्म की बात खूब सारी कर रही हैं। आपका संगठन या आपकी ये जो संस्था है, ये बाकियों से कैसे भिन्न है? देखिए, सारी संस्थाएं बहुत अच्छी होती हैं ना, सभी अपने अपने उद्देश्य तो वही है ना, कि सबका कल्याण करना है। ठीक है, तो हमारी संस्था का भी उद्देश्य यही है। हमारी संस्था ये बताती है कि भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर में आप पहले है कौन। ये चैतन्य शक्ति है। आज लोग भौतिक शरीर को ही फिट करने में लगे हुए हैं, खुद को कंसंट्रेट करते हैं, अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं, पर आप सबको पता है कि विचार को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, विचारों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब हम चैतन्य शक्ति को, अपने अंदर की जो एनर्जी है, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, सोल कह रहे हैं, जब उस शक्ति की विशेषताओं को जानेंगे और शक्ति के अंदर जो छुपे हुए एनर्जी है, जो सतोगुणी है, जैसे शांति, सुख,
प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति और पवित्रता, ये 7 गुण हैं आत्मा के, जो अभी सशक्त करना है ना, जो कहते हैं ना अभी सुषुप्त अवस्था में है। लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं तो शक्ति चार्ज होती है, और फिर जब वो चार्ज हो रही है तो हमारे को कहते हैं ना, हमारे एक अंदर एक डिवाइन विजन दिखता है। हाँ। और वो एक ऑरा तैयार होता है जो हर कोई मिलते हैं तो वो फील करते हैं, राइट जी। बाकी सारे लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, होना भी चाहिए। और आपका सिद्धांत और दर्शन, जैसा मैं समझ पा रही हूँ, बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि समाज में लोगों को जागरूक करना है, एकजुट करने की कोशिश करनी है। चूँकि नाम से ये समझ में आता है कि ये कोई महिलाओं की संस्था है या उनका संगठन है, तो क्या इसमें महिलाओं की भागीदारी ही सबसे ज़्यादा है या पुरुष भी इसमें आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये संस्था की जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड है वो महिलाएं करती हैं, बट इसमें महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी आते हैं। क्योंकि सभी को ज़रूरत है। जब ये संस्था की स्थापना हुई थी 1937 में, तब आपको भी पता होगा और दर्शकों को भी पता होगा कि महिलाओं को कितना दबाया जाता है। जी। तो परमात्मा ने महिलाओं को आगे बढ़ाया ताकि सृष्टि का एक नया दृष्टिकोण बने, और सबको ये पता चले कि महिलाओं के अंदर भी इतनी शक्ति है कि वो इस विश्व का कल्याण कर सकती है। कहते हैं ना, भारत भी माता ही है। हाँ। इस सृष्टि में जो 3 देवियों का हम पूजन इतना गायन करते हैं, आदि शक्ति की, जी बिल्कुल, आदि शक्ति की, जो सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है। तो ये सारी शक्तियाँ, ये सारी विशेषता हमारे अंदर है, पर आज इससे जागरूकता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम जागरूक होते हैं तो कहते हैं ना, शिव के साथ ये शक्तियाँ मिलकर इस सृष्टि का और स्व का साथ साथ इस सृष्टि का भी उत्थान करती है। एक और बात समझना चाहते हैं, अभी हम आत्मा का जिक्र कर रहे हैं, भगवान और आत्मा को लेकर क्या दृष्टिकोण है आप लोगों का, और उस तरफ कैसे सोचते हैं? क्योंकि जो पूजा पद्धति है हमारे यहाँ, जिसपे हम मूर्ति पूजा पर हमारा बल है, हम यहाँ ये समझना चाहते हैं कि आप कैसे इस चीज़ को आप लोग कैसे फिगर आउट कर पाए हैं अब तक? देखिए, कहते हैं ना, हम लोग यहाँ पे कोई पूजा पद्धति नहीं करते हैं। अच्छा ना, यहाँ ध्यान पद्धति है। यहाँ पे जो आत्मा है, जो हमारे दोनों भ्रुकुटी के बीच, जहाँ हम सभी टीका, चंदन, बिंदी लगाते हैं, यहाँ हमारी आत्मा का रहने का स्थान है। हम यहाँ पे मन बुद्धि को केंद्रित करते हैं। और फिर अपने अंदर की जो शक्तियाँ हैं उसको जागृत करते हैं। अपने अंदर का जो देवत्व पावर है उसको चार्ज करते हैं। फिर जितने भी देवी देवता हैं उनके अंदर जो 16 कला है, वो गुण है, तो वो गुण, वो शक्तियाँ जब उनको पूजा करते हैं, कहते हैं ना कि वो हमारे अंदर चाहिए। कहते हैं, तुम ही हो माता च पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम ही हो। उस परमात्मा को माता पिता कहते हैं, पर आज तक उस माता पिता से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पे हम परम शक्ति की बात करते हैं। कहते हैं ना, परमात्माएं नहीं कहते हैं हमेशा, कहते हैं परमात्मा। परमात्मा एक है, पर देवी देवता बहुत है। इन सबका क्रिएटर जो है एक निराकार है, जो शिव है। जो सृष्टि में जब धर्म की, जब अज्ञानता का बहुत अंधकार हुआ, तो परमात्मा ने एक तन का आधार लिया, और फिर इस ज्ञान को उस तन के आधार द्वारा एक निराकार शक्ति ने हम सबको बताया कि अपने अंदर के देवत्व पावर को चार्ज कीजिए, जागृत कीजिए, और सभी को इस ज्ञान से मदद कीजिए, और बस जीवन सुखनुमा और कहते हैं ना डिवाइन, एक डीटी वर्ल्ड में चलने का एक रास्ता बनाना है। मैम, जब हमने बातचीत शुरू भी की तो हमने मेडिटेशन का ही जिक्र किया था। जी। और ब्रह्म कुमारी में जैसा आपने कहा कि आप मेडिटेशन पर आपका बल बहुत ज़्यादा है, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की ये जो आपकी मुहिम है, उसमें समझना चाहते हैं कि मेडिटेशन की पद्धति वाकई क्या होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे दर्शक अभी देख रहे होंगे, स्ट्रेस में होंगे, एंग्जाइटी में होंगे, और कई सारे सोशल मीडिया को पढ़ते देखते होंगे, और वहाँ यही बात आती होगी कि आप मेडिटेशन कीजिए। लेकिन क्या होना चाहिए वाकई मेडिटेशन का तरीका, जिसे एक आम व्यक्ति भी फॉलो कर सकता है और रिलीफ महसूस करता है? देखिए, बहुत सारे लोग आज के टाइम सोचते हैं ना कि मेडिटेशन इट मीन्स कि हमें कोई शारीरिक क्रिया करना है, कोई आसन करना है, कोई व्यायाम करना है। बट फैक्ट इज कि जो हम लोग राजयोग मेडिटेशन सीख रहे हैं, ये ध्यान केंद्र है। यहाँ पे अपने मन को केंद्रित करना है। कहते हैं इस आत्मा के अंदर में 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। और मन का काम है शक्तियों का उत्पन्न करना। बुद्धि का काम है कि सही गलत क्या है उसका निर्णय करना। फिर संस्कार में आता है तो कर्म करते हैं। ठीक है, तो आज जो मन के अंदर शक्तियाँ हैं, जो मन का ज्ञान है, उस परमात्मा से जब हम कनेक्ट करते हैं तो शक्तियाँ चार्ज होती है।
हर किसी के अंदर वो है, कहते हैं ना कि हम करना चाहते हैं पर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो पावर नहीं आ रहा है। लेकिन जब वो परम शक्ति से जुड़ते हैं, क्योंकि परम शक्ति तो सागर है ना, बिल्कुल हर चीज़ का क्रिएटर है, कहते हैं वो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, सब कुछ का करने वाला तो वही है। जब हम उससे जुड़ते हैं और अपने आत्मा को उससे अफर्म करते हैं कि परमात्मा, मैं आत्मा वो शांत स्वरूप हूँ, उस परमात्मा का बच्चा हूँ, इस तरह की अफर्मेशन है कि मैं सकारात्मक आत्मा हूँ। अपने आप को बार बार उस आत्मशक्ति को केंद्रित करते हैं और बार बार अपने व्यक्तित्व को याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति है और परम पिता जो शिव है, निराकार है, वो लाइट, वो एनर्जी हमें दे रहे हैं और हम चार्ज हो रहे हैं, जिसको आप घर बैठे भी कर्म करते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मन और बुद्धि का योग है। इसको करने के लिए कहीं बैठने की या कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप परेशान हो रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, दुखी हैं, कोई काम में आपका मन नहीं लग रहा है, पर जैसे ही आप खुद को उस परम शक्ति से कनेक्ट करेंगे, उस डिवाइन पावर से, और अपने अंदर के दिव्य गुणों को चार्ज करेंगे कि मेरा क्वालिटी क्या है, आई एम अ पीसफुल, आई एम हैप्पी सोल। तो जैसे ही ये अफर्म होता है ना, तो हम खुद से फिर कनेक्ट करते हैं। जैसे देखते हैं ना दुनिया में लोग कहते हैं ना, अच्छा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो वो अफर्मेशन लिए तो वो काम को फिर करते हैं क्योंकि वो नॉलेज है। तो आज भी वो नॉलेज को हमें अवेयर होना है, गेन करना है जी। तो मेडिटेशन का यही है, हम यही बताते हैं कि आप अपने आप से अवेयर हुइए। अच्छा। आज हर चीज़ हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो इनर है, राइट। तो जब इनर जाते हैं तो खुद को चार्ज करते हैं और सशक्त होते हैं, पावर्ड होते हैं, पॉजिटिविटी का एक ऑरा, एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जो फिर हर कोई फील करते हैं और फिर कहते हैं आपने क्या किया, आप हमें बताइए, हम वो चीज़ को चार्ज करें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे ये बातें सुन करके मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी ज़रूर अब मेडिटेशन को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपसे रूबरू होने के बाद समझ पाएंगे। ब्रह्म कुमारी संस्था के बारे में थोड़ा और समझना चाहते हैं कि क्या यहाँ भी गुरु शिष्य परंपरा का पालन होता है इस संस्था में भी? नहीं, यहाँ कोई गुरु और शिष्य का पालन नहीं होता है। अच्छा। कहते हैं ना परमात्मा हमारे पिता हैं, हम सभी उसके बच्चे हैं। अल्टीमेट गुरु वही है। अल्टीमेट गुरु शिष्य पिता, क्योंकि हम उन्हीं के लिए कह रहे हैं ना कि तुम ही हो माता च पिता तुम ही, सब कुछ तुम ही हो। तो सर्व संबंध में उससे जुड़ना है। वो हमारे शिक्षक है, गुरु है, अल्टीमेटम सारा संबंध उन्हीं के साथ है। तो ये संस्था है ना कि उस परमात्मा को हम जब पिता मान रहे हैं तो हम क्या हो गए, परिवार हो गए। परिवार है तो हर कोई हमारा भाई भाई है, जो भाई भाई के दृष्टिकोण से हम चलते हैं, ठीक है। और इसीलिए जब यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे विचार, हमारा व्यक्तित्व, हमारा दृष्टिकोण बहुत शुद्ध और परम शक्ति के छत्र छाया में जब चल रहे हैं तो सशक्त होने लगता है, ज्ञान मुक्त होने लगता है, व्यर्थ से हम मुक्त होते हैं। कहते हैं ना कि हम चाहते हैं कि उससे डिटैच हो, पर डिटैचमेंट के लिए वो फिर इनर पावर चाहिए ना। और वो इनर पावर तो कोई पर्सन नहीं दे सकता, वो तो एक निराकार परम शक्ति दे पाएंगे जब आप खुद जागृत होंगे। तो ब्रह्मा कुमारी फिर ऐसे कार्य कराती हैं। और किसी खास कोई पूजा पद्धति वहाँ अगर फॉलो होती है, किसी देवी देवता को अगर आप मानते हो तो? देखिए, हम लोग कहते हैं कि आपको कुछ यहाँ आ रहे तो आपको कुछ छोड़ना नहीं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं करते रहे। जैसे आपने शिव का जिक्र किया, इस वजह से मैं ये बात समझना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि जो निराकार पॉइंट है, परमात्मा है, तो उनको दुनिया में लोग पूजा करते हैं, तो उस निराकार शक्ति को हम शिव से इंडिकेट करें, जो ज्योति बिंदु है, जो कि निराकार है, परम शक्ति है, परमात्मा है, जिसको आज दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंगम में पूज भी रहे हैं। आपको पता होगा कि सोमनाथ में जो शिव का मंदिर है, सबसे पहला मंदिर है, जिसको लोग दुनिया में वर्शिप करते हैं, पर हम उसको ध्यान करते हैं, है ना। उस एनर्जी को, उस निराकार पॉइंट को, जो सूर्य की तरह है, निराकार शक्ति, उन वो शक्तियों को, क्योंकि शक्ति का कोई आकार नहीं है। मैं आत्मा वो भी पॉइंट है और परमात्मा वो भी पॉइंट है, पर वो ज्योति बिंदु है। और उस ज्योति बिंदु से हम उस शक्तियों को फील करते हैं, वो पिता है। और जो पिता के पास सारी शक्तियाँ, वो किसकी होंगी? हम बच्चों की होंगी, हमारी ही होंगी। जैसे ये नॉलेज आता है ना, तो हमारे अंदर एक डिवाइन, एक अवेयरनेस, एक नशा आता है कि अरे मेरे पिता तो सर्वशक्तिमान है, हम दुखी कैसे हो सकते हैं, परेशान कैसे हो सकते हैं। तो ये अफर्मेशन जैसे ही कनेक्ट हो रहा है। कहते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले खुद को उस परमात्मा को अफर्म करो, उठते ही उसको गुड मॉर्निंग करो, ध्यान करो और पूरे दिन का गुड विजन बनाओ। क्योंकि आज के दुनिया में आप देखिए, सुबह उठते ही लोग का क्या रहता है, ऑफिस जाना, ये करना, सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं, इतना नेगेटिव, इतना हर चीज पहले ही हम लोग स्ट्रेसफुल बना देते हैं। तो पूरा दिन कैसे जाएगा? बिल्कुल। इसलिए जब सुबह हम खुद को मेडिटेट कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं 20 मिनट्स,
तो पूरे दिन हम फुली एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहते हैं, जो भी सिचुएशन आ रहा है उसको बहुत ईजिली टैकल करते हैं। और ये मेडिटेशन ऐसा है कि आप जब भी फ्री हैं, इट्स लाइक अ फूड। आप 1 मिनट फ़ोन कैसे चार्ज करते हैं, आप जब भी फ्री है, जब भी परेशान हो रहे हैं, आप 1 मिनट ब्रेक लीजिए, चार्ज कीजिए खुद को, फॉर्म कीजिए कि आई एम सोल, आई एम पावरफुल, राइट, आई एम एंथुसियास्ट, मैं कोप कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और वो कराने वाला है। जी, जी। ये रिकॉल होते ही हम रिग्रोथ करने लगते हैं। बिल्कुल। और एक और बात समझना चाहते हैं कि क्या ये संस्था जीवन के सभी क्षेत्रों में मदद करती है, जैसे परिवार है या करियर है या समाज है, क्या हर जगह ये मददगार साबित होती है? क्योंकि हर किसी को वो सेल्फ पावर चाहिए। परिवार को चलाने के लिए भी आपको इनर पावर चाहिए, एम्पावर्ड होना है, आपको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली फिट होना है। आप फिजिकली फिट होने के लिए तो इतना कुछ कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, बट इमोशनली, मेंटली इट्स अ मेडिटेशन, राइट। और आप करियर में भी है, इतने सारे सिचुएशंस आ रहे हैं, इतना सारा प्रेशर आ रहा है, आप वहाँ भी बैलेंस करने के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए, राइट। वो एनर्जी मेडिटेशन से मिलने वाला है। आप एजुकेशन में आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस चाहिए, जो आज आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में, राइट, सब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भाग रहे हैं, सब भौतिक जगह में भाग रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। तो वो सब चीज़ से खुद को डिटैच करने के लिए कुछ पल, और सब कुछ को एक पावरफुल फील करने के लिए आपको मेडिटेशन ही चाहिए ना। वही आपके इनर शक्ति को जागृत करता है। इसलिए बच्चे, बूढ़े, आज के टाइम में तो युवा, और ब्रह्मा कुमारी 20 विंग्स को रन करती है। इट्स लाइक अ मेडिकल विंग, इंजीनियरिंग विंग्स, यूथ विंग, फार्मिंग विंग। ये हर एक सेक्टर में, वो निच हो या उच्च स्तर का सेक्टर हो, हर किसी में हम कार्य करते हैं। और ब्रह्मा कुमारीज आपको पता भी होगा शायद, और बहुत सारे दर्शक भी देखते होंगे कि यूएनओ जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय है, उनके साथ ये कार्य कर रही हैं। और बिहार गवर्नमेंट का भी जो भी थीम आता है, या इंडिया गवर्नमेंट का भी जो भी थीम आता है, हम उनसे रिलेट करके सरकार के साथ बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। आज बहुत कुछ टाइम पहले भी हमने सरकार के साथ एक MOU साइन किया है ड्रग्स के लिए, ठीक है, कहते हैं एडिक्शन के लिए, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है उनके जिससे साथ आज का युवा सबसे ज़्यादा घिरा हुआ और है। 2022 से हम लोग डी एडिक्शन, क्योंकि आज जैसे आपने कहा युवा बहुत ऐसे घिरे हुए हैं कि हम कैसे खुद को डी एडिक्ट कर सके, क्योंकि वो भी बताते हैं कि हम लोग जो उनको एडिक्शन छोड़ने के लिए फोर्सफुली करते हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, जी, बट हम लोग उनको इनर जागरूक कर रहे हैं कि आपको क्यों ज़रूरी है छोड़ना और कैसे इसे छोड़ सकते हैं। कभी कभी उन्हें पता तो होता है कि क्यों ज़रूरी है, बट छोड़ने का उनके पास पावर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम उनके अंदर वो पॉजिटिव ज्ञान फीड करने लगते हैं, उनके अंदर इतना बल आ जाता है कि उससे वो खुद को डिटैच कर सकते हैं। बिल्कुल। आज युवाओं के लिए भी हम बहुत कुछ करते हैं। हमारा मेडिकल विंग है, बहुत सारे ऐसे विंग्स है जो इस अलग अलग स्तर पे कार्य करते हैं, जो हर किसी को बहुत ज़रूरी है, वो करियर वाले हो, फैमिली वाले हो, क्योंकि हर किसी को बैलेंस तो चाहिए ना। बिल्कुल। और बैलेंस तो एक मेडिटेशन 100%। कई सारे दर्शक जो अभी हमें देख रहे होंगे, उनके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्या सामान्य जीवन में रहते हुए हम ब्रह्म कुमारी के सिद्धांतों को फॉलो कर सकते हैं, या इसके लिए कोई और प्रक्रिया होगी? कहते हैं मेडिटेशन सामान्य है, ना। आज ये सामान्य जीवन से जुड़ना होगा, ये भी एक सवाल है। संस्था से जुड़ना, देखिए सामान्य जीवन है, ये हमें ज्ञान है। ये ज्ञान सुनते हुए आप अपने कार्य को, अपने क्षेत्र में हर जगह आप जा रहे हैं, किसी चीज़ के लिए मना नहीं है। बस यहाँ हम लोग वो ट्रेनिंग देते हैं, 7 डेज का कोर्स कराते हैं, कहते हैं आप आइए, कार्य कीजिए, सुनिए और फिर अपने जीवन में उसे रहिए। तो ये सामान्य जीवन है, क्योंकि आज दुनिया में जो इतने नेगेटिविटी है, आज इतना कुकर्म हो रहा है, ये असामान्य हो गया है और दुनिया इसको एक चेंज चाहता है। तो इस चेंज के लिए, वो पॉजिटिव परिवर्तन के लिए एक पॉजिटिव ज्ञान तो चाहिए ना। आज आपके अंदर पॉजिटिव ज्ञान है, पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे और चेंज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो वो चेंज करने, जब प्रतिदिन आप उस पॉजिटिविटी से कनेक्ट रहेंगे और जब दृढ़ संकल्प करेंगे, तो हर एक व्यक्ति खुद को परिवर्तन कर सकता है। और कहते हैं जब हम स्व का परिवर्तन करेंगे ना, तब इस विश्व का परिवर्तन करेंगे। आज हर कोई कमेंट तो करते हैं कि दुनिया देखो कितना ऐसे हो गया, कितना नेगेटिव हो गया, आज इतना भ्रष्टाचार हो गया, आज कलयुग आ गया। पर सत्युग के लिए क्या स्टेप है, क्या कर रहे हैं हम, राइट। तो स्टेप तो उठाना है ना, उससे तो जुड़ना है ना।
एक और बात समझना चाहते हैं स्नेहा जी कि सामाजिक स्तर पर जैसे आपने कहा कि आप लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी ज़रूर बताइए जो आप लोग स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल या सोसाइटी के लेवल पर जा कर के करते हैं और ख़ास करके महिला सशक्तिकरण के लिए करते हैं। जी, जैसे आपको पता है कि ये महिला का कहते हैं ना संगठन है और महिला है, इसमें आते तो हर वर्ग के हैं पर महिलाएं ही इसको एडमिनिस्ट्रेशन करती है। तो महिला से लेकर हर एक व्यक्ति के लिए हम लोग बहुत डिफरेंट लेवल्स का कार्य करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी 20 विंग्स के लिए बताया, ठीक है। जैसे आज कृषि को देखिए, इतना आज वो लोग पेस्टिसाइड्स से कितना कुछ वो केमिकल डाल रहे हैं, उनको भी पता है कि उनके फूड हर चीज़ बहुत फर्टिलाइजर है और कभी कभी वो लोग बहुत परेशान होते हैं। तो हम उनको भी कि कैसे राजयोग से आप खेती करके उस चीज़ को एकदम नेचुरल एम्पावर्ड कर सकते हैं। हम लोग बच्चों को स्कूल लेवल पे भी जाके बताते हैं कि आप अपने आप को एक स्मार्ट लर्निंग, क्योंकि आज बच्चों में वो टेक्नोलॉजी से इतना कनेक्ट हुए हैं कि उनका स्मार्ट लर्निंग या मेमोरी पावर बहुत वीक होते जा रहे हैं। उनका डिसिप्लिन और मैनर्स जो कहते हैं एथिक, वो वैल्यू बेस्ड जो जीवन है आज बहुत बिगड़ रहा है। लेकिन जब इस ज्ञान को, इस प्रैक्टिकल नॉलेज को जब वो लोग सुनते हैं, क्योंकि बच्चों का लेवल उनके हिसाब से जब वो पॉजिटिव बातें उन्हें सब सिखाते हैं, क्योंकि आज आप उनको जो सिखाएंगे वो उसी शेप और साइज में आएंगे। बिल्कुल। तो हम लोग बच्चों को भी हर लेवल के स्कूल्स को, कॉलेज को भी जाके सिखाते हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर, ये मेडिकल सेक्टर, हर सेक्टर में भी जाके देखते हैं। देखिए आप गवर्नमेंट में भी है, वर्क कर रहे हैं, कितने सारे चैलेंज आ रहे हैं। बिल्कुल। आज देखिए इतना कंपटीशन है, यूपीएससी का एग्जाम है या जितने भी नीट के एग्जाम हैं, तो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं तो उन पे कितना कंपटीशन, कितना फियर है, राइट। तो वो फियर, वो कॉम्प्लेक्शन, वो कंपटीशन क्यों आ रहा है? क्योंकि लोग बाहर देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहा है, वो कर रहा है, पर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कैसे करना है, मुझे क्या स्टार्ट करना है, राइट। तो वो नहीं कर पा रहे ना। तो हमारा यही रहता है कि हम उन सबको वो जागरूकता फैलाएं, वो बताएं कि आप भी अपने आप को चार्ज करते हुए जो भी आप गोल देख रहे हैं उसको पा सकते हैं। क्योंकि जो हम दृढ़ संकल्प करेंगे, परम शक्ति जो है परमात्मा, वो आपको बल देता है और आप अपने कहते हैं ना संकल्पों में इतनी पावर होती है कि आप हर चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। संकल्पों से सृष्टि की रचना हुई है। आप जो संकल्प करते हो, संकल्प आपका वो पूरा एक वाइब्रेशन के थ्रू कहते हैं इस इन्वायरमेंट में जाता है, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। पहले फिजिक्स में सारे स्ट्रेस थे, ये सब कुछ आज जीवन में आ गया है। आज डे टू डे लाइफ में बहुत कैजुअली उसको बोल रहे हैं, राइट। क्योंकि हम भी तो बहुत मैकेनिकल हो गए, बहुत मैकेनिकल हो गया, क्योंकि हमारे अंदर जो कोपिंग पावर है आज के डिस्टर्ब हो गया है, राइट। जो कहते हैं कि जो रेजिलेंस पावर है वो डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जैसे ही वो मेडिटेशन से जुड़ रहे हैं, वो बच्चे हो, कोई भी वर्ग के लोग हो, महिलाएं हो, क्योंकि महिला भी जब घर में काम करे, वो तो कहते हैं बैकबोन है, वो सशक्त हो रही है तो बच्चे, ऑफिस, बूढ़े सभी सशक्त हो रहे हैं। तो वो कार्य करते हुए कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि हम कार्य कर रहे हैं, वो दैवी शक्ति है, परमात्मा हमें एक डिवाइन क्वालिटी दिया है कि सब कुछ करते हुए भी हम इससे बहुत उपराम, बहुत खुशनुमा है, अपने अंदर की वो रियल पावर को समझती हैं। तो बस हर चीज़ बहुत बैलेंस पे करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल हम आपकी संस्था से ही संबंधित समझना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में आप लोग और क्या संभावनाएं देख रहे हैं और क्या बदलाव लाने की इच्छा जो है वो अभी आप लोग की है, और क्या ऐसा कोई सेक्टर है या कोई ऐसी जगह दिखती है जहां अभी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहां कम काम हो रहा है और वहां से लोगों को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा अगर उस तरफ काम किया जाए तो? देखिए आज के समय में आप देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड है धीरे धीरे कितना नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। और ब्रह्मा कुमारी गवर्नमेंट के साथ और अंतर्राष्ट्रीय यूनियन के साथ जो भी हमारे थीम मिलता है, हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों के साथ जो भी हमें वो गाइडेंस दे रहे हैं, हम उनके साथ वो कार्य करें और सबको इस चीज़ से अवेयर करें कि अपने जीवन में हर चीज़ के लिए प्रिपेयर है, रेडी रहे, राइट। और सभी अपने अपने फील्ड में, अपने अपने वर्ग में वो स्तर से वो कार्य कर ही रहे हैं। हमारा बस यही कि हमें जो भी फिर वो अप्रोच करते हैं, वो बताते हैं, हमें उन्हें मदद करते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें पॉजिटिव परिवर्तन लाना है। जैसे आपने एक लाइन कहा ना, कलयुग है तो वो डिवाइन, वो सत्ययुग लाना है, क्योंकि हर कोई चाहता है वो सत्ययुग लाना। बिल्कुल। और जो आज वर्ल्ड होते जा रहा है, डे बाई डे डाउन होते जा रहा है, राइट। तो हम सब एक एक जो स्व का परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो वो विश्व का परिवर्तन करते हैं, वो डे बाई डे वो सर्ग ला रहे हैं। और कहते हैं कि महिलाएं भी या खुद भी जो स्वयं को परिवर्तन कर रही है, घर को परिवर्तन कर रही है, घर स्वर्ग हो रहा है, विश्व स्वर्ग हो रहा है। और ये एक निरंतर प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया का हिस्सा होना है हमें।
और ये एक हमारे जीवन का, कहते हैं जैसे शरीर का भोजन बहुत ज़रूरी है, उसी तरह मन का भोजन है सकारात्मक विचार। और सकारात्मक विचार आपके स्वाध्यान से आ रहा है, राइट, ध्यान केंद्र से आ रहा है, जहाँ खुद को और खुदा को परिवर्तन करना है। ये कोई ना धार्मिक संस्था नहीं है जी, यहाँ पे कोई जाति भेद नहीं है, यहाँ पे हर मनुष्य, हर लोग आकर अपने मनुष्य स्तर पर अपने जीवन के अंदर जो परिवर्तन चाहते हैं, जो गुण चाहते हैं, जो विशेषता चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं, शक्तियाँ चाहते हैं, आकर खुद से कनेक्ट करते हैं, चार्ज होते हैं। तो हमारा यही है कि हर कार्य में, हर जगह हमारा एक शुभ विचार है, शुभ भावना है कि उनकी मदद करते रहें। बिल्कुल, ताकि जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा है और आगे बहुत अच्छा ही होगा। हाँ जी जी। ब्रह्म कुमारी स्नेहा राज जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई। सुबह का आपने इतना अच्छा वक्त हमारे लिए निकाला और मुझे लगता है कि आज शनिवार का दिन हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा और आध्यात्म से वो जुड़ रहे होंगे और आपकी बात को सुनकर समझ करके मेडिटेशन को और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे, अपने जीवन में शामिल कर पाएंगे। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। तो दर्शकों, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है आज और आज इसी पर हमारी बातचीत होने वाली है और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं संजय कुमार जी, जो शिक्षाविद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। संजय जी, सबसे पहले अभी हमने ये रिपोर्ट देखी, ये समझना चाहते हैं कि इस दिन को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या है इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य? देखिए, सुरक्षा तो जीवन की प्राथमिकता है और अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो विश्व ने दो वर्ल्ड वार झेला है जी। और उससे जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, तो चाहे वो प्राकृतिक नुकसान हो, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हो, चाहे वो मानव निर्मित हो, तो ये जो नुकसान हो रहा था जिसमें जो नागरिक थे, आम नागरिक थे जी। तो आम नागरिक उससे प्रभावित हो रहे थे और उनकी जिंदगियां ऐसे ही समाप्त हो रही थी। इसको लेकर के कई बार कोशिश की गई, जिसकी लंबी पृष्ठभूमि है। ये तो जेनेवा ने 1949 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी कि कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे लोगों को, और उस समय चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की गई जी। लेकिन इसको बाद में जाकर के 1972 में, फिर 6 दिसंबर 1990 को इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था बनाई गई जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ है। और इस संस्था के माध्यम से कहा गया कि नहीं, 1 मार्च को इस दिवस को फोकस करके मनाया जाए ताकि पूरे विश्व भर के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाए, चाहे वो असुरक्षा उनको प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होगा। अच्छा जी। चूंकि आप जो देखते हैं रोज, चाहे वो डिजास्टर हो, अर्थक्वेक हो, कहीं कहीं फायर फाइटिंग हो, जिस तरह की चीज़ों से वो जूझते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन कहीं कहीं हो जाता है, सुनामी है जो समुद्र में जो अर्थक्वेक है जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, तो जो प्राकृतिक आपदा है और मानव निर्मित आपदा आप देखते होंगे, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं, कोई अटैक कर देता है किसी कंट्री के ऊपर और आम नागरिक जिनका कि कोई उसमें रोल नहीं होता है, उनकी जीवन जो है वो सफ़र कर जाते हैं। इसको लेकर के इस दिन को मनाने की बात हुई और एक थीम के साथ मनाने की बात हुई कि हर वर्ष जब 1 मार्च को मनाया जाएगा तो उसका एक अपना थीम होगा जी। जैसे इस बार का भी थीम है 2025, जो आज 1 मार्च 2025 को हम लोग मना रहे हैं, इसका भी थीम है जनसंख्या को सुरक्षा देने की गारंटी। इस बार का थीम रखा गया है। तो हर वर्ष जो मनाया जाता है उसका एक थीम होता है और अल्टीमेट उसका उद्देश्य होता है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। सर, एक बात और समझना चाहते हैं कि नागरिक सुरक्षा का किसी देश के विकास में क्या योगदान है, किस तरीके से आप उसे देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जब नागरिक सुरक्षित रहेंगे तभी तो देश विकसित होगा। अगर नागरिक ही असुरक्षित हो जाएंगे, मैं एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाता हूँ। कोरोना का कालखंड देखा है, उस पेंडेमिक को आपने देखा होगा कि रोज कहीं ना कहीं से ये घटनाएं आती हैं कि भाई वो डांस कर रहे थे, वो कोई पार्टी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो कहीं जा रहे थे और तुरंत कार्डियक अरेस्ट हुआ और कोलैप्स कर गए। भाई कुछ नहीं करना है, उसमें CPR केवल दे देनी है।
जो उनका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है हार्ट का, उसको केवल भी आपको रिवाइव करा देना है। और उसका एक बेसिक ट्रेनिंग है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप चिकित्सक हों। आप एक आम नागरिक के तौर पर भी अगर आप CPR देने की ट्रेनिंग अगर आपको मिल गई तो आप बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं, उससे उनकी जान बच जाएगी। आप देखते होंगे कि अवेयरनेस का अभाव होता है। वो बहुत सारी ऐसी संस्थान होती हैं जहां पर बहुत सारे वैसे इक्विपमेंट्स जिससे उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, उस परिसर को, उस संस्थान को, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां होती हैं। शॉर्ट सर्किट से आपने आग लगते हुए देखा है। और फायर फाइटिंग के साधन वहां नहीं होते हैं। लोग समझ नहीं पाते, अवेयर नहीं होते हैं कि भाई कौन सी आग कैसे बुझाई जाएगी। अगर शॉर्ट सर्किट का आग है तो वो कैसे बुझाएंगे, जो पेट्रोल और डीजल से लगी हुई आग है उसको कैसे बुझाएंगे। छोटे छोटे या बेसिक फर्स्ट एड भी लोग नहीं जानते या बेसिक फर्स्ट एड। कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर गया, अब छोटा उदाहरण मैं बताता हूँ, ब्लड लॉस की वजह से डेथ हो जाता है। अच्छी सड़कें बनी हैं तो अच्छी सड़कें बनी हैं, लेकिन एक्सीडेंट के रेट भी तो बढ़े हैं। अब कहीं कोई व्यक्ति ट्रॉमा में चला गया, एक्सीडेंट हो गया, और आप उसको ठीक से पोस्चरिंग में नहीं रख पाते हैं, आप ब्लड लॉस को रोकने के लिए वाइंडिंग तक नहीं कर पाते हैं, वो चूंकि आपको पता ही नहीं है। अगर आप उसके ब्लड को बांध दीजिए जहां से वो ब्लड जो है वो निकल रहा है बॉडी पार्ट से, तो समझिए कि ब्लड लॉस से वो व्यक्ति बच जाएगा, और तब तक आप हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एक आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, आप उसकी जान बचा सकते हैं। तो चाहे वो फर्स्ट एड हो, जो एक्सीडेंट की बात मैं बता रहा हूँ, या नेचुरल कैलामिटी हो जिसको हम लोग आंधी तूफान अर्थक्वेक, जो रोज अभी तो पटना के अखबारों में रोज खबरें आती हैं कि आज सुबह में 2 बजे अर्थक्वेक आया, 4 बजे आया। अब लोगों को पता ही नहीं है कि किस सिस्मिक जोन में हम हैं। अब हिमालय की तराई के बगल में हम लोग हैं तो उसको तो झेलना पड़ेगा, लेकिन लोग अर्थक्वेक के हिसाब से अपने घरों का निर्माण नहीं करते हैं कि भाई सिस्मिक जोन है तो हमारा घर कम से कम उतना प्रूफ हो। या एक छोटी बात और, बचपन में आप भी पढ़ी होंगी, बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, स्कूल कॉलेज सब में सिखाया जाता है कि जब भूकंप आए तो आपको कैसे सुरक्षित आपको घर से बाहर निकल जाना है, कैसे ओपन स्पेस में चला जाना है, कैसे आपको बैठ जानी है, कैसे कोई क्या नहीं करना है ये भी। हाँ, इलेक्ट्रिकल इम्प्लायंसेज का, मोबाइल का कैसे प्रयोग नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे नागरिकों को सुरक्षा दी जा सकती है, उनको अवेयर किया जा सकता है, और देश को समृद्ध किया जा सकता है। क्योंकि मानव जो पूंजी है, इससे बड़ी पूंजी किसी देश के पास बिल्कुल, जैसा मैंने शुरू में भी कहा सर कि मानव ही सबसे बड़ा संसाधन है किसी भी देश के लिए। एक और बहुत अहम सवाल है कि नागरिक सुरक्षा की मौजूदा समय में चुनौतियां कौन कौन सी हैं? कहाँ आपको लगता है कि हम यहाँ अटक रहे हैं, इस पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो है सुरक्षा को लेकर के। अब आपको एक छोटा उदाहरण मैं आतंकवाद का दे रहा हूँ। टेररिस्ट की जो घटनाएं होती हैं, अब कोई व्यक्ति ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, प्लेटफॉर्म पर कोई बॉम्बार्डिंग हो गई, कहीं पर कोई व्यक्ति जा रहा है और किसी और व्यक्ति को टारगेट करना है और किसी और व्यक्ति को, तो आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है नागरिकों की सुरक्षा के लिए। वैसे लोग जान गंवा देते हैं जिन लोगों का उसमें कोई रोल नहीं होता है। जो बाह्य है वह है कि कोई देश किसी के ऊपर अटैक कर दिया, तो वैसी स्थिति में अभी तो देख रहे हैं ना, रसिया और यूक्रेन का वार, और कैसे वो भारतीय लोगों को कैसे उस सुरक्षा के बीच से वो तिरंगा लेते हुए भारतीय बच्चे वहां से निकले सुरक्षित। तो जो चाहे वो बाहरी युद्ध हो चाहे ये हो। और जो तीसरी चौथी पांचवी की बात अगर हम लोग कर दें तो बेसिक अवेयरनेस का अभाव भी होता है, जो एक बड़ी चुनौतियां हैं। अब तो नहीं, जैसे फ्लड से, अब वो बिहार की बात अगर हम लोग करें, देश की बात करें, तो जो फ्लैश फ्लड आता है उसमें बहुत सारे जान माल की क्षति हो जाती है, क्योंकि उस सुरक्षा के लिए पहले से उनको अलर्ट नहीं किया जाता है। अगर शायद अलर्ट किया जाता तो उससे बच जाते। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का अभाव, अर्थक्वेक से बचने का उपाय, तो कई ऐसी चीजें हैं जो चाहे वो नेचुरल हो या मानव निर्मित हो। मानव निर्मित तो आतंकवाद से लेकर के, और मैंने बताया कि जो युद्ध है
और विश्व तो इसका खामियाजा भुगत चुका है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकंड वर्ल्ड वार हो, कि उस परमाणु बम के रेडिएशन का आज भी प्रभाव कैसे उस जापान के लोगों पर है, कि आज भी जो बच्चे वहाँ पैदा होते हैं वो किस तरह से वो विकलांगता लिए हुए, डिफॉर्मिटी उनमें होती है। तो मैं मानता हूँ कि चुनौतियाँ हैं, लेकिन देश की सरकार और वैश्विक संगठन, खास करके संयुक्त राष्ट्र संघ, इन चुनौतियों से निपटने के लिए देखती होंगी कि हर साल आतंकवाद पर एक बजाबते संयुक्त राष्ट्र संघ में एक लिया जाता है, प्रण लिया जाता है कि नहीं, हम किसी भी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह के संगठनों को प्रमोट नहीं करेंगे, बल्कि उनको पनिश करेंगे, वो चाहे जिस देश में भी छिपे हुए हों ये। और दूसरी चीज की जो नेचुरल कैलामिटीज है, अब प्रकृति की भी तो एक अपनी क्षमता है, उस क्षमता से अधिक अगर आप उसका दोहन करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसके परिणाम आपको झेलने के पड़ेंगे। तो मैं मानता हूं कि चुनौतियां तो हैं, इसमें एक पर्यावरण को भी हम लोग जोड़ दें। बिल्कुल, जिस तरह से इनडिस्क्रिमिनेटली हम लोग जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हमारा हो गया। इकोसिस्टम तो गड़बड़ा ही रहा है। साथ साथ हमारा जो गैसियस एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन घट रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और अगर वो ग्लेशियर पिघल गए तो सोचिए कि आपका कितना हिस्सा जो है वो स्थल है, बाकी तो पानी ही है। तो कई देश तो समा गए समंदर में। इस पर भी सोचने की जरूरत है कि हम कम से कम मीथेन का प्रोडक्शन करें, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करें। और जो चुनौतियां हैं जिससे कि जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है, उन चुनौतियों से कैसे निपटना है, इसके बारे में जब तक अवेयर नहीं करें। और एक लास्टली मैं कहना चाहूंगा कि प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति को बहुत छेड़छाड़ आप कीजिएगा तो इस तरह की चुनौतियां आएंगी। चाहे विज्ञान जितना विकसित हो जाए, तकनीक जितना विकसित हो जाए, लेकिन जिस इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग की, इकोसिस्टम तो नेचर ने बना के आपको दिया ही था जीने के लिए, उस इकोसिस्टम को तो आपने डिस्टर्ब कर दिया। तो इकोसिस्टम ही जब यानी संसाधनों का संतुलित दोहन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज का एक्सट्रीम करें। एक और चीज समझना चाहते हैं कि एक आम नागरिक की इस दिन क्या भूमिका होनी चाहिए और सुरक्षा के लिए वो क्या कदम उठा सकता है, उसकी भी तो अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी है। आम नागरिक की सबसे बड़ी भूमिका है, और इस दिवस को आम नागरिकों को भी सम्मानित करने का ये दिन है। वैसे लोग आप देखती होंगी जब 26 जनवरी और 15 अगस्त का परेड होता है तो उस दिन कुछ बच्चों को सम्मानित किया जाता है, वीरता पुरस्कार दिया जाता है। क्या भाई, ये बच्चे डूब रहे थे, उसको उसने जा करके बचा ली, उसका जीवन बचा लिया। ये बच्चे कोई फायर फाइटिंग के वजह से जैसे कि उनकी जान बचा ली, वो जा करके और उसको निकाल लिया उस फायर से, इसने इतने जीवों को बचा लिया। आम नागरिक की तो बड़ी भूमिका है। मैं तो बता रहा हूँ कि एक्सीडेंटल केस में क्या होता है भाई, आप जिस सड़क से गुजरती हैं, कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में गिरा हुआ है, उसकी सांसें थमी हुई है, आप उसको सीपीआर दे सकते हैं, आप उसको ब्लड लॉस से बचा सकते हैं। अभी तो इस तरह के भी नियम है कि आप उसका हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं और कोई आपके बारे में इंक्वायरी, पुलिस भी इंक्वायरी नहीं लेगी कि आप कौन हैं। जी भाई, आपने किसी का जीवन बचाया। आमतौर पर तो लोग डर जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। नहीं, तो अब तो बजाते ये चीजें आ गई हैं कि अभी तो मैं एक रोड सेफ्टी पर एक सेमिनार में मैं था जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी बिहार के थे और एडीजी ट्रैफिक भी थे। दोनों लोगों ने कहा कि नहीं, अब ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लग रहा है कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन कराने की जरूरत है और आप उसको अगर ले जा करके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आपको परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको पुरस्कृत किया जाएगा। बिल्कुल। तो आम नागरिक की तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है सुरक्षा प्रदान करना। अगर आम नागरिक सुरक्षा देने लगे तो शायद बड़ा कल्याण हो और जाएगा। तब मुझे लगता है कि सरकार भी इस मामले में थोड़ी निश्चिंत हो सकती है, क्योंकि जिसके नागरिक ही, जिस सरकार में नागरिक ही या जिस देश में उसके नागरिक ही जागरूक हो जाएंगे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं रह जाएगा। देखिए, सरकार तो नागरिक ही बनाती है ना। बिल्कुल। तो एक नागरिक दूसरे नागरिक की सुरक्षा का ध्यान रखे। सरकार के पास तो एक सिस्टम है और उसकी एक अपनी क्षमता है। बिल्कुल। उस क्षमता से अधिक तो नहीं कर सकती है सरकार, लेकिन हम और आप जैसे नागरिक अगर किसी की मदद करना शुरू कर दें, अवेयर करना शुरू कर दें कि कैसे उनकी संपत्ति की सुरक्षा होगी, कैसे पर्यावरण की सुरक्षा होगी। क्या करते हैं हम लोग, 2 पेड़ काटते हैं लेकिन 1 पेड़ लगाते नहीं।
अगर एक पेड़ लगाने के लिए हम लोग प्रेरित करें, ये भी एक सुरक्षा है, पर्यावरण की सुरक्षा है। और पर्यावरण जब सुरक्षित होगा तो आप सुरक्षित होंगे। आपने देखा था ना कोरोना कालखंड में ऑक्सीजन के अभाव में कैसे सांसें थम गई थी लोगों की। भाई जिसने, प्रकृति ने जितना ऑक्सीजन आपको दिया है उसके बाद भी आपके लंग्स क्यों चौक हो रहे थे? क्योंकि अवेयर आप नहीं थे कि कैसे आपको अपने फेफड़े को मजबूत करना है, कैसे एक्सरसाइज से उसको ठीक करना है। तो मैं मानता हूं कि नागरिकों की तो सबसे बड़ी भूमिका है, और इस 1 मार्च के दिन इसका एक बड़ा थीम का पार्ट होता है वैसे नागरिकों को सम्मानित करना, प्रोत्साहित करना जिन्होंने अपनी भूमिका नागरिकों के सुरक्षा में लगाई है, जिसने अपनी भूमिका से नागरिकों की जान बचाई है। तो नागरिकों की तो बड़ी भूमिका है। एक और बात समझना चाहते हैं संजय जी कि आधुनिक तकनीक या चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हम बात करते हैं, इन सब का भी उपयोग करके कैसे नागरिक सुरक्षा को और पुख्ता और मजबूत किया जा सकता है? इसका तो बहुत बड़ा उपयोग है। आप अभी इधर विगत कुछ वर्षों में देखती होंगी थंडर स्टॉर्म से, ठनका गिरने से लोगों की मौत हो जाती है। अब तो ऐप आ गया है कि आपके मोबाइल पर अलार्म 1 घंटा पहले आ जाएगा कि अगर कोई खेत में आप काम कर रहे हैं, पानी वाली जगह पर काम कर रहे हैं तो वो गिरने वाला है। और आप अपने को सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए। उस समय भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का प्रयोग नहीं कीजिए। तो आधुनिक तकनीक आपको वो जो गिरता है बिजली, आकाशीय बिजली, और इतना अधिक वोल्ट का बिजली गिरती है कि आप उसमें बच नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों की जान माल की क्षति हो जाती है। तो आधुनिक तकनीक ने, ऐप ने 1 घंटा पहले अलार्म कर दिया है, उसको कनेक्ट कर दिया गया है। जो लोग उस इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं या जो ब्लॉक के प्रमुख हैं उनके साथ उनको कनेक्ट करके और उनको मैसेजिंग कर दिया जाता है। अर्थक्वेक के बारे में भी आ गया है कि आपको आधुनिक तकनीक से आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे नागरिकों के साथ साइबर क्राइम बहुत होता है, साइबर फ्रॉड होता है। साइबर फ्रॉड के लिए अगर आप भी अभी मोबाइल खोलती होंगी, हम भी मोबाइल खोलते हैं, तो आप देखते होंगे कि एक सूचना आते रहती है किसी भी तरह का कोई कॉल, चाहे वो जज साहब के नाम पर हो, कोई बैंक के मैनेजर के नाम पर हो, किसी पुलिस पदाधिकारी के नाम पर हो, आप उसके ट्रैप में न जाएं, आप उसको पता करें। तो आधुनिक तकनीक ने तो आपको बहुत मदद किया है फायर फाइटिंग के लिए। अब तो जो आपके घर हैं स्वचालित, उसको आप देश के नहीं विदेश के किसी कोने से बैठ करके आप उसको देख सकते हैं कि हमारा घर सुरक्षित है कि नहीं, हमारे बूढ़े माँ बाप सुरक्षित हैं कि नहीं। तो अब तो तकनीक ने आपको बहुत बल अधिक दिया है। हाँ, बहुत अधिक बल दिया है। और मैं मानता हूं कि इसके फायदे भी लोग उठा रहे हैं। इस सच्चाई को भी हम लोगों को समझनी होगी। जी संजय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इस दिन के बारे में आपने इतना कुछ बताया और मुझे लगता है कि दर्शकों को ज़रूर इससे लाभ मिला होगा। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो कार्यक्रम से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप उसे हमारे ईमेल आईडी के पते पर लिख भेज सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। और अगली सुबह आप ऐसे ही हमारा फिर से इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि एक नए विषय के साथ, विशेषज्ञ के साथ और एक और अच्छी खूबसूरत सुबह के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।